नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के राजवंश। अध्याय 5 गुप्त वंश और अन्य वंश। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आर्यभट्ट ने चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है बारहमिहिर। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। विक्रम आदित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कृति कालिदास की है। प्रशस्ति में डैश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी। प्रशस्तियों में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक अच्छा बीना वादक भी था समुद्रगुप्त। डैश युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी। गुप्त साम्राज्य चौथी शताब्दी युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है, जिसकी स्थापना भारतीय शासक डैश ने की। कुमारगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के बागडोर संभाली। समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डैश नगर गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। फाहियान। गुप्त काल में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। 390 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। पल्लव वंश के। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय डैश राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। महेंद्र वर्मन चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। राजेंद्र चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। राजा राज भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। राजेंद्र चोल संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। बोल शिलालेख से
उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शालाभोग कहा जाता था। राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया। चोल पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त किया। पांड्यों ने पूर्व चोल राजाओं में से डैश सबसे महान माना जाता है। कार्यकाल चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने डैश राज्य पर शासन किया था। तमिलनाडु और केरल। हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंश से संबंधित था। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हर्ष रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था जुआनजांग वेनसांग। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वेनसोंग एक चीनी भिक्षु था जो 627 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत में 17 वर्ष की लंबी यात्रा किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। कन्नौज। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट के वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। डैश चीनी यात्री नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। वेनसंग जो है नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। वानभट्ट डैश के दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन के कवि थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के आधे युग के रूप में जाना जाता है। चीनी यात्री इत्संग ताम्रलिप्त में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा। चीनी यात्री जो इत्संग था ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के निम्नलिखित में से किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? हर्ष के बारे में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत निम्नलिखित में से कौन आया? जुआनजांग वेनसोंग आया था।
राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन कौन थे? हुआन भट्ट। संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई है? तमिल भाषा में। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में। बोल शिलालेख के अनुसार गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सालाभोग। निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, राजराज चोल वंश है, कनिष्क कुषाण वंश है, पर बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से नहीं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का प्रथम भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने। गुप्त काल के दौरान फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। अब आते हैं क्विक एग्जाम रिमाइंडर पे। गुप्त वंश संस्थापक। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त द्वारा 4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। प्रमुख शासक था श्रीगुप्त। वंश के संस्थापक घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। 320 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का तीसरा शासक, जिसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त का पुत्र था और महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया और राजकुमारी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी महान योद्धा और भारत का नेपोलियन कहलाया। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहलाया। उसकी विजय अभियानों की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज। उसने शक वंश को पराजित कर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उनके दरबार में नवरत्न किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, बराहमिहिर और आर्यभट्ट शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। कुमारगुप्त प्रथम, इनके शासन काल में शांति और समृद्धि थी, लेकिन इनके शासन के अंत में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। स्कंदगुप्त, जिसने हूणों का आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका। अब आते हैं गुप्त और अन्य वंश के संस्कृति और धर्म। गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनः स्थान हुआ। गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख हो गई। कला, साहित्य और विज्ञान की उत्कृष्ट हुआ। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट और आर्यभट्ट और ब्राह्मीर जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ इसी काल में हुए।
कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार भी इसी काल में हुए। कालिदास भी गुप्त काल में हुए। बराहमिहिर, आर्यभट्ट, कालिदास सब गुप्त वंश से संबंधित है। उनकी रचनाएं जैसे शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश प्रसिद्ध है। कालिदास का जो रचनाएं हैं शकुंतला, मेघदूत, रघुवंश। साम्राज्य विस्तार, चौथा नंबर साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे उत्तर भारत को गुप्त साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शकों को पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। पांचवा नंबर प्रशासन। गुप्त शासकों ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई। राज्यों को प्रांतों, भुक्ति, जिलों, विषय और ग्राम में विभाजित किया। स्थानीय प्रशासन में नगर पालिकाओं, निम्न और गांव समिति सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार और उद्योग में वृद्धि हुई। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन हुआ। व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य के साथ थे। सातवां नंबर पतन। गुप्त साम्राज्य का पतन स्कंदगुप्त के बाद शुरू हुआ। हुनों के आक्रमण, आर्थिक संकट और आंतरिक संघर्षों के कारण वंश का पतन हो गया। अब आते हैं चोल वंश। चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने अपने शासनकाल में राजनीतिक, कला, साहित्य और समुद्र व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चोल वंश के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित है। स्थापना, एक नंबर स्थापना। चोल वंश का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है और इसका प्रारंभिक केंद्र कावेरी डेल्टा क्षेत्र में था। उदय, चोल वंश का पुनरुत्थान 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल द्वारा किया गया, जिन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। प्रमुख शासक विजयालय चोल 850 से 871 ईस्वी। चोल वंश का पुनरुत्थान किया और तंजावुर पर कब्जा किया। दूसरा नंबर परांतक प्रथम अपने शासनकाल में चोल साम्राज्य का विस्तार किया और कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। तीसरा शासक राजराजा चोल प्रथम 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक चोल वंश के महानतम शासकों में से एक था। राजराज प्रथम जो था चोल वंश का महान शासकों में से एक था, जिसका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी तक। चोल वंश का महानतम शासक में से एक था और राज्य का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने, जो चोल वंश का शासक था। राजेंद्र चोल प्रथम 1414 से 1444 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। ये पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। चोल वंश श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और गंगा के तट तक अपनी सेना पहुंचाई। गंगईकोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना किया। दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। कुलोत्तुंग चोल 1070 से 1122 ईस्वी तक अपने शासनकाल में साम्राज्य की समृद्धि को बनाए रखा और कई निर्माण कार्य कराए। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल थे। उनके शासनकाल का अंत 1229 ईस्वी में हुआ, जब पांड्य वंश का राजा
मरवर्मन मल्लवर्मन कुलशेखर पांड्य ने उन्हें पराजित किया और चोल साम्राज्य का अंत कर दिया। चालुक्य वंश। अब आता है चालुक्य वंश। प्रारंभिक चालुक्य यानी बादामी चालुक्य 543 से 1757 ईस्वी स्थापना। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने किया 543 ईस्वी में। चालुक्य वंश का जो स्थापना था पुलकेशिन प्रथम ने किया 543 ईस्वी में। राजधानी बादामी यानी बातापी थी। प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी। सबसे प्रसिद्ध शासक जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया। राज्य का विस्तार कांचीपुरम से नर्मदा नदी तक किया। उनके शासन काल के विवरण ऐहोल शिलालेख में मिलता है। चालुक्य वंश का संस्कृति और कला। चालुक्य काल में वास्तुकला और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के मंदिर चालुक्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐहोल, बादामी और पट्टदकल के मंदिर चालुक्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण। चालुक्य शैली की विशेषता रेखांकित स्तंभ, मूर्ति कला और विस्तृत नक्काशी है। पतन। चालुक्य वंश का पतन 1757 ईस्वी में राष्ट्रकूट ने बादामी चालुक्य वंश का पतन किया। उसके बाद आता बेंगी चालुक्य पूर्वी चालुक्य 624 से 1070 तक। स्थापना। पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना। बेंगी चालुक्य यानी पूर्वी चालुक्य 624 से 670 ईस्वी। स्थापना। 1 नंबर स्थापना। पूर्वी चालुक्य वंश का स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने किया। प्रमुख शासक। द्वितीय नंबर प्रमुख शासक राजा राजेंद्र। दूसरा नंबर प्रमुख शासक राजा नरेंद्र 1019 से लेकर 1061 ईस्वी तक। इस वंश के प्रमुख शासक में से एक राजा नरेंद्र। उन्होंने चोलों के साथ गठबंधन किया और अपनी स्थिति मजबूत की। संस्कृति और साहित्य। तीसरा नंबर संस्कृति और साहित्य। इस काल में यानी पूर्वी चोल यानी बेंगी चालुक्य। पूर्वी चालुक्य यानी बेंगी चालुक्य। इस काल में तेलुगु साहित्य और भाषा का विकास हुआ। मंदिर निर्माण में भी योगदान रहा, विशेष रूप से द्रविड़ शैली। अब आता पश्चिमी चालुक्य यानी कल्याणी चालुक्य 973 से 1189 ईस्वी तक। 1 नंबर स्थापना। पश्चिमी चालुक्य वंश का स्थापना तैलक द्वितीय ने 973 ईस्वी में की। पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना तैलप्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में की। राजधानी कल्याणी थी। प्रमुख शासक विक्रमादित्य चतुर्थ सबसे महान शासक जिनके शासन काल पर विक्रमांक काल कहा जाता है। प्रमुख शासक यानी पश्चिमी चालुक्य कल्याणी राजधानी हुआ के प्रमुख शासक है विक्रमादित्य चतुर्थ या विक्रमादित्य 6। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी चालुक्य
973 से 1199 ईस्वी तक प्रथम स्थापना पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। तैलप द्वितीय ने स्थापना की किया 973 ईस्वी में की। राजधानी कल्याणी थी। प्रमुख शासक विक्रमादित्य छठा 1076 से लेकर 1126 ईस्वी। सबसे महान शासक जिनके शासनकाल को विक्रमांक काल कहा जाता है। कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। तीसरा नंबर संस्कृति और कला। कल्याणी चालुक्य शैली की विशेषता नगर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। लकुंडी दोंडावस्पा मंदिर धारवाड़ और अन्य मंदिर महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पतन 1199 ईस्वी में होयसल के कलचुरी वंश के आक्रमण के कारण पश्चिमी चालुक्य वंश का पतन हुआ। पल्लव वंश पहला नंबर संस्थापक। पल्लव वंश का स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। प्रारंभिक राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन वे संभवतः आंध्र क्षेत्र से उत्पन्न हुए थे। अब आते हैं प्रमुख शासक पल्लव वंश। एक महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 प्रसिद्ध पल्लव शासक जिन्होंने कांचीपुरम को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया। जैन धर्म से शैव धर्म में परिवर्तित हुए। चित्र के नाम से भी जाने जाते हैं और कई रचनाओं के रचयिता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश से संबंधित नरसिंह वर्मन प्रथम भी आए। महेंद्र प्रथम के पुत्र जिन्होंने मामल्य के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल्य के नाम से भी जाना जाता है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और बादामी पर कब्जा कर लिया। बादामी राजधानी था बादामी चालुक्य का। महाबलीपुरम यानी मामल्यपुरम के प्रसिद्ध शिल्प कृतियों का निर्माण कराया। उसके बाद तीसरा नंबर आता है नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 796 ईस्वी। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। साहित्य और कला के संरक्षक थे। वास्तुकला पल्लव वंश की वास्तुकला में रथ मंदिर, मंडप, गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर शामिल है। मामल्यपुरम के रथ मंदिर, शोर मंदिर और पंचरथ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कांचीपुरम का शैल्यनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर पल्लव स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोनोलिथिक रथ और रॉक कट मंदिर पल्लव वास्तुकला की विशेषता है। पुष्यभूति वंश वंश की स्थापना पुष्यभूत नामक शासक ने की थी। इस वंश के शासक मुख्य रूप से थानेश्वर वर्तमान हरियाणा के शासन करते थे। प्रसिद्ध शासक इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक
हर्षवर्धन थे, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। वे अपने शौर्य और प्रबंधन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। राजधानी, वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर दिया। विस्तार, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। उनके साम्राज्य में वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल थे। धार्मिक गतिविधियां, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध साहित्य एवं शिक्षा का विकास किया। वे स्वयं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। 6 नंबर, साहित्यिक योगदान। हर्षवर्धन एक साहित्यिक प्रेमी शासक थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे। 7 नंबर, वानभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि और जीवनी लेखक थे। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक 2 महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की। वानभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक 2 महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की, जो हर्षवर्धन से संबंधित थे। 8वां नंबर, बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान। हर्षवर्धन ने कुंभ मेला जैसे धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने कन्नौज में धार्मिक और सांस्कृतिक समागमों का आयोजन किया जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान ने भाग लिया। हर्षवर्धन की मृत्यु बाद में वर्धन साम्राज्य कमजोर हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन साम्राज्य कमजोर हो गया और शीघ्र ही पतन हो गया। चीन के साथ संबंध। 10वां नंबर, चीन के साथ हर्षवर्धन ने चीनी सम्राट ताइजोंग के साथ मित्रता स्थापित की थी। चीनी यात्री वेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया।